सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। गौ रक्षा से ही आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा, कृषि की रक्षा, तमाम रक्षाएं गौ रक्षा से ही है। और गौ रक्षा सनातन का आधार है, सनातन का मजबूत स्तंभ है। आज मानव में जो कष्ट है, दुनिया में जो कष्ट है, वो गौ को कष्ट है, इस कारण कष्ट है। कहते सब हैं, जानते सब हैं, भगवान कृष्ण को सब मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं गौ माता के पीछे घूमे। कितने लोग हैं जो आत्मसात करते हैं कि हमें गौ सेवा करना है, गौ की रक्षा करना है, और दरअसल गौ की नहीं, अपनी रक्षा करना है गौ रक्षा के माध्यम से। और खासकर जब ऐसे काम कोई जनप्रतिनिधि करे तो वो नेतृत्वकर्ता होते हैं, तो उसका समाज में संदेश अच्छा जाता है। ऐसा ही एक प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने एक जंगल, वीरान जंगल था जहाँ कोई घास फूस भी नहीं था, वहाँ आज हरे भरे वृक्ष भी हैं। और ऐसी गौ माताओं की, बूढ़ी गौ माता, अपंग, लाचार, बीमार गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। और आज 10,000 से ज़्यादा गौ माताओं की सेवा वो कर रहे हैं। और इसी सेवा प्रकल्प और जैविक खेती के प्रकल्प को देखने के लिए देश के सर्वमान्य संत राजेंद्र दास जी महाराज यहाँ 3 दिन से गौ कथा कर रहे हैं। इसी दौरान हमने राजेंद्र शुक्ल जी से चर्चा करने की कोशिश की, जिसको आप जरूर सुनिएगा। नमस्कार। आपके मन में ये कहाँ से आया कि हमें गौ सेवा करना है, गौ रक्षा करना है, गौशाला खोलना है? प्रायः तो जनप्रतिनिधि, अधिकारी जब भी पावर में आते हैं तो वो या तो खदान, तो बड़े बड़े व्यापार, उद्योग, इन सब लगाने की सोचते हैं, लेकिन आपके मन में ये कहाँ से आया? देखिए, जब मैं विधायक बना जी, और रीवा के विकास की योजना बनी, जिसमें सिंचाई के नहरों का जाल बिछा के खेती को लाभ का धंधा बनाना, किसानों के प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, ये लक्ष्य था। वहीं दूसरी ओर शहर को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाना, ये भी लक्ष्य था। और दोनों काम जब मैंने शुरू किए तो मैंने देखा कि रीवा शहर में सड़कों में, चौराहों में गौ माताएँ बैठी रहती थीं, और जो लोग बरसाती और पन्नी में खाद्य पदार्थ इधर उधर फेंक देते थे, उसको खाने के चक्कर में बरसाती भी पन्नियाँ भी खाने के लिए मजबूर होती थी। और एक बड़ी अजीब स्थिति और दुखद स्थिति, जब इन कार्यों को करने के लिए मैंने कदम बढ़ाया तो मैंने देखा। उस समय मैंने नगर निगम के अधिकारियों को कहा कि जितनी भी चौराहे में गौवंश हैं, पहले तो लोग इनको आवारा कहते थे, तो मैंने कहा कि भाई इनको आवारा मत कहो, इनको बेसहारा कहो। आवारा वो लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन गौ माताओं को आवारा करके हम एक तो उनको छोड़ रहे हैं, ऊपर से उनको आवारा कह के महापाप के भागी बन रहे हैं। तो फिर नगर निगम के लोगों ने कांजी हाउस में ले जाके उनको बंद किया, और जब उनको वहाँ पर बंद कर दिया तो जहाँ पर 50 गौ माताओं को रखने की जगह थी, वहाँ पर 300 ठूस दिए ले जाके। और उसमें उस मोहल्ले में मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि एक मुस्लिम कार्यकर्ता नजमा ने रोते हुए आके ये बताया कि वहाँ पर गायों को बड़ा कष्ट है, क्योंकि 50 गायों की जगह वहाँ पर 300 हैं। तो मैं देखने गया, हमारे साथ उस समय जिलाध्यक्ष विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी भी थे, वो भी कहे कि उसको देखना है क्योंकि इस प्रकार से सूचना आ रही है। तो वास्तव में वहाँ की स्थिति देख के मैंने खुद दरवाज़ा खोल के और सबको कहा कि इनको बाहर करो, यदि रखने की जगह नहीं है तो हमें उनको बंद करने का अधिकार नहीं। और फिर उसके बाद एक बड़ी जगह लक्ष्मण बाग में 50 एकड़, जहाँ पर चारों धाम का तीर्थ मानते हैं हम विंध्य क्षेत्र के लोग, वहाँ पर 1000 गायों के रहने की व्यवस्था बनाई। और उसके बाद जब लगा कि ये 1000 गायों से की व्यवस्था से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, तो फिर बड़ी ज़मीन जो जंगल से लगी हुई उसको ढूंढना शुरू किया। तो यहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन शासकीय जो 500 एकड़ जंगल से लगी है, इसका चयन हुआ। 2017 में जन भागीदारी से इस काम को शुरू किया, और जनता के सहयोग का आप कल्पना करिए कि जब मैंने ये कहा कि यहाँ पर इस प्रकार की योजना है, ये मास्टर प्लान है, यहाँ पर ये रोड रहेगी, यहाँ पर भूसा शेड रहेगा, यहाँ पर बायोगैस प्लांट रहेगा, यहाँ पर अस्पताल रहेगा, यहाँ पर शेड रहेगा, और इस काम को करने के लिए लोग सहयोग करें। और मैंने कुछ लोगों से बात की, तो कलेक्टर को बैठा के और अधिकारियों को बैठा के, तो आपको आश्चर्य होगा कि 3-4 दिन बाद जब मैंने रिपोर्ट ली तो मैंने पूछा कलेक्टर से कि कितने लोगों ने अभी तक सहयोग किया। तो उन्होंने कहा साहब धन की वर्षा हो रही है, 3 करोड़ रुपए आ गए हैं। तो हमने कहा इसकी एफडी कराइए और इसके ब्याज से हम यहाँ पर गौ सेवक रखेंगे, और जो
बेसहारा गौ माताएँ उनको यहाँ पर लाएंगे और लगातार शेड बनाने की योजना बनाई, तब जाके आज ये 10,000 गायों को रखने का ये स्थान बन गया है। और यहाँ राजेंद्र दास जी महाराज जैसे संत यहाँ पर आए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि वो यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के संतुष्ट हो रहे हैं। उनकी संतुष्टि, क्योंकि जब उनको आने का था तो मैंने यहाँ के लोगों से कहा था कोई कसर न रह जाए, गौ माताओं की सेवा में सभी शेड में CCTV कैमरा लगाइए और देखिए कि गौ सेवक वास्तव में सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई उनको डंडे से हाँक तो नहीं रहा है। क्योंकि महाराज जी आएंगे और यदि उन्होंने ये देखा तो फिर वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे, प्रमाण पत्र नहीं देंगे। तो कुल मिला के उनकी कथाओं में हम लोग सुन रहे हैं कि वो गाय की महिमा भी बता रहे हैं, किस तरीके से मन बुद्धि और अहंकार का शुद्धिकरण गौ माता की कृपा से होता है। ये भी उन्होंने बड़ा वैज्ञानिक तरीका बताया। पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, वायु के साथ साथ मन बुद्धि अहंकार की बात उन्होंने कही है कि मन बुद्धि अहंकार की विकृति से ही ये 5 जो बड़े तत्व हैं इनका शुद्धिकरण समाप्त होता है और फिर मानव जाति का नुकसान होता है। आज मुझे धारकुंडी वाले महाराज जी का भी नाम स्मरण करते हुए, क्योंकि कुछ दिन पहले वो गोलोकवासी हो गए हैं, उन्होंने भी मुझसे, जब मैं लक्ष्मण बाग गौशाला बना रहा था तो एक बार उनका फ़ोन आया कि कहाँ हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर गौ माताओं की गौशाला बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गौ माताएँ मारी मारी फिरती हैं और जब तक गौ माताएँ मारी मारी फिरेंगी मानव जाति का कल्याण नहीं होगा। इससे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप कि वहाँ पर उनका स्थान बना रहे हैं। तो कुल मिला के आज गौ माताओं की कृपा से ही रीवा में जो विकास की चर्चाएं भोपाल और दिल्ली में होती हैं, लोग मुझसे पूछते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ है, तो मैं भी सोचता हूँ अकेले में कि ये चमत्कार कैसे हुआ है। तो मैं फिर निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ये चमत्कार गौ माताओं की सेवा के कारण, उनके आशीर्वाद से हो रहा है कि आज जहाँ भी हाथ लगाते हैं रीवा के विकास के लिए वो काम संपन्न हो जाता है। अब रीवा में आप देखिए, दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चल रही है तो रीवा के सोलर प्लांट से चल रही है। यहाँ का सफ़ेद शेर जो 50 वर्षों से नहीं था वो वापस आ गया। रीवा से हवाई यात्राएं लोग कर रहे हैं, रोज़ 250 से 300 लोग दिल्ली और इंदौर की यात्राएं कर रहे हैं। तो कुल मिला के सिंचाई के नहरों का जाल बिछ गया, तो किसानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। तो ये सारा गौ माता की कृपा से हो रहा है। जो महाराज जी व्यासपीठ से कह रहे हैं वो हम लोगों ने अनुभव किया है। आपको आत्मिक शांति और आत्मिक प्रसन्नता किस तरह की मिलती है? आपने जब शुरू किया होगा तो एक दुविधा रही होगी कि कैसे होगा, तो आप ये बताएं जरा कि कैसे इस शुभ संकल्प के साथ सहयोग भी होता है और आत्मिक शांति भी। देखिए, संत महात्माओं की ये वाणी कि आपको समस्या का समाधान यदि उन्होंने बता दिया, जैसे महाराज जी ने बताया कि समस्या का समाधान यदि नहीं होगा तो समस्या फिर हमें परेशान करेगी, तो समाधान उन्होंने बताया। इसी प्रकार से इन लोगों के अमृत वाणी जो आती है उसको यदि हमने कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया तो फिर ऐसा काम नहीं हो पाएगा। यदि उसको हमने एक कान से सुन के एक कान से सुन के बुद्धि की ओर ले जाएंगे और तर्क वितर्क करेंगे कि महाराज जी ऐसा करें कैसे संभव है, तो भी नहीं होगा। लेकिन इनके द्वारा अमृत वाणी निकलने वाली व्यासपीठ से यदि उसको एक कान से सुन के हमने हृदय में बैठा लिया तो फिर ऐसा काम हो जाता है। आप गौ संरक्षण के साथ साथ जैविक खेती का भी कर रहे हैं, भारत या दुनिया प्राकृतिक खेती, तो उसका भी संकट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो बीमारियां हैं सब उसी के कारण हो रही हैं। तो इसकी दिशा में कितना बढ़ गए? इसमें हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी गुरुदेव जी जो हैं उनके फाउंडेशन से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर यहाँ बुलाए हैं। उनको 3 महीने के लिए उनसे बातचीत करके और एंगेज किया यहाँ पर। उन्होंने आके यहाँ पर 4 एकड़ में वो सारा मॉडल बनाया। उन्होंने बायो इनपुट सेंटर बनाया, कैसे बीजामृत बनता है, कैसे जीवामृत बनता है, कैसे जगपावनी बनती है, कीटनाशक कैसे कैसे बनाए जाते हैं, वो सब यहाँ पे उन्होंने उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है। और खेत में गेहूँ भी बोया, मल्टी लेयर फार्मिंग भी शुरू की है, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट, अग्निहोत्र, ये तमाम जो प्राकृतिक खेती के जो हमारे धरती के अंदर के सूक्ष्म जीवों को मारने के बजाय उनकी संख्या बढ़ाते हैं, उस प्रकार के सारे प्रयोग जो प्राकृतिक खेती के बड़े अनुसंधान के बाद हुए हैं उसको यहाँ पर सीधे प्रैक्टिकल प्रयोग किया जा रहा है। तो एक तो पायलट बेसिस पे यहाँ पर फार्म विकसित किए गए, जिससे
लोग जब देखते हैं तो भरोसा करते हैं, तो देखने का बनाया है। और साथ में मास्टर ट्रेनर जो आए हैं वो हमारे किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और हमने कहा कि मास्टर ट्रेनर तो आ गए, लेकिन यहाँ पर मास्टर ट्रेनर बनाइए जो गांव-गांव में जाके लोगों को ट्रेनिंग दें। और ऐसा बायो केंद्र एक हम हिनौती गोधाम में भी बना रहे हैं, एक हमने अपने स्वयं के फार्म हरिहरपुर में भी बनाया है। वहाँ भी ट्रेनिंग अजगरहा गांव के लोगों को और अगल बगल के गांव के किसानों को की। वो अच्छे पुराने किसान इस बात को लेके बड़े संतुष्ट हैं कि बहुत सही समय पे ये काम शुरू हो गया है। अब यदि प्राकृतिक खेती को हम नहीं अपनाएंगे तो हम मेहनत करके अनाज तो पैदा करेंगे, लेकिन वो हमको बीमार करेगी, वो हमको स्वस्थ नहीं कर सकती है। लेकिन यदि हम प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो इससे पैदा होने वाला जो गेहूँ है, चावल है, सब्जियाँ हैं, वो हमारे परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकेंगी। तो ये भरोसा जो किसानों के अंदर पैदा होता जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर सकता है लेकिन अपने परिवार के स्वास्थ्य को दांव पे नहीं लगा सकता। आज बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कैंसर जैसे बीमारियां फैल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है कि अस्पताल नए नए बनते जा रहे हैं और वो अस्पताल कम पड़ते जा रहे हैं। डायलिसिस हो रही है लोगों की, हार्ट कम उम्र में हार्ट के मरीज हो रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं धरती को शुद्ध करना ज़रूरी है, धरती माता में जहर डालना बंद करना ज़रूरी है और उससे प्राकृतिक खेती के माध्यम से अनाज पैदा करना ज़रूरी है। और जब उस अनाज का सेवन होगा तो बीमारियां कम होंगी। देश के शक्तिशाली नेता इस समय अमित शाह यहाँ आ चुके हैं, सर्वमान्य दुनिया के संत यहाँ आ गए हैं, तो आपको लगता है कि ये जो यहाँ से ये प्रकल्प उठा है पूरे देश में अब जाएगा और जो गौ माता की दशा है वो सुधरेगी? निश्चित रूप से गृह मंत्री जी के यहाँ पर आने से, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग को वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद जब रीवा में आए थे, यहाँ पर एक बड़ा किसान सम्मेलन हुआ था, पंचायत सम्मेलन, और वहाँ पर उन्होंने ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को कह के एक नाटिका बनवाई थी। और वो नाटिका धरती माता पर जहर डाल के धरती माता करे पुकार, ऐसा एक उन्होंने नाटिका का वहाँ पर प्रेजेंटेशन कराया था। और मंच के कोने में खड़े होके और जब तक वो नाटिका चली उसको वो देखा उन्होंने। तो नेचुरल प्राकृतिक खेती के कितने वो लोग पक्षकार हैं ये हम लोगों ने देखा है। हमारे गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, वो भी प्राकृतिक खेती के लिए लगातार यूट्यूब में लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो उनके आने से यहाँ पर एक चर्चा का विषय बना। हमने जब उनको आमंत्रित किया तो हमने यही कहा था कि वहाँ पर गौ संरक्षण भी हो रहा है और प्राकृतिक खेती का भी हमने वहाँ पर केंद्र शुरू किया है। आपके आने से निश्चित रूप से इसको एक मिशन को बल मिलेगा। तो उन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्होंने समय दिया, वो आए। और आज राजेंद्र दास जी महाराज जी के आने से और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ के किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, वो को ये समझ में आ रहा है कि हम डीएपी और यूरिया रासायनिक खाद डाल के और हम ज़मीन को पत्थर बना रहे हैं। और यदि इसको उपजाऊ बनाए रखना है तो हमें जो धरती के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उसको बढ़ाने वाले जो जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत है, जग पावनी है, इस प्रकार के तत्वों को कैसे बनाया जाता है समझना पड़ेगा और उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जब अमित शाह 370 हटा सकते हैं, एक डेट निश्चित करके 31 मार्च 2026 को वो देश से नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से हो गया है, तो क्या गौ हत्या बंद नहीं हो सकती, गौ मांस निर्यात बंद नहीं हो सकता क्या? देखिए, मध्य प्रदेश ने गौ हत्या पर प्रतिबंध तो 2003 में हमारी सरकार बनी है और मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर ही गौ हत्या पे प्रतिबंध तत्काल लगा दिया था। और आज इस प्रकार के जितने भी तत्व हैं जो इस प्रकार गौ हत्या में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़े नियम और कानून मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार ने बनाई है और इसमें काफ़ी अंकुश भी लगा। इसलिए गौवंश की संख्या भी बढ़ रही है और वही सड़कों में और खेतों में भी जा रही हैं। तो इसलिए अब ज़रूरी है कि एक तरफ गौ हत्या बंद हो, दूसरी तरफ इस प्रकार के प्रकल्प बने जिससे कि उनका यहाँ पर जब तक जीवन है उनको भोजन, पानी और छाया की व्यवस्था हो। तो एक तरफ गौ हत्या में प्रतिबंध और पूरी तरह से रोक लगाना और दूसरी तरफ इस प्रकार के प्रकल्प तैयार करना कि दूध देना बंद देने के बाद भी गौ माता कितनी उपयोगी है, गोबर और गौमूत्र कितना उपयोगी है, उसका संयोजन यदि होता है तो दूध से ज़्यादा आमदनी
गोबर और गौमूत्र से गौ माता देती है। 27 अप्रैल से पूरे देश में गौ आह्वान अभियान शुरू हो रहा है गौ सम्मान के लिए। उसमें मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी, आप कितना उसमें सहभागिता करेंगे? उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी गौ प्रेमी हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो 20 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन जो राशि दी जाती थी गौशालाओं को, उसको 40 रुपये किया है। तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जो कार्य योजना बनेगी वो दिखेगी लोगों को। आप जिस तरह से भौतिक उन्नति और सब रोग भी ठीक होते हैं, गौ माता की सेवा से शांति मिलती है, क्या उप मुख्यमंत्री तक भी गौ माता की सेवा का फल है क्या? अभी ये उप मुख्यमंत्री के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो रीवा का विकास चौतरफा हो रहा है, विंध्य क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, जो हम नहीं कहते जमाना कहता है, तो इसके पीछे सरकारें तो पहले भी रही हैं, लेकिन ये चर्चा इस समय क्यों हो रही है, तो मैं निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि गौ माता की जो सेवा हो रही है, उन्हीं के आशीर्वाद से विंध्य क्षेत्र से पिछड़ेपन का कलंक मिट रहा है। जो लोग गो छोड़ देते हैं सड़क पे, जैसे ही गाय दूध देना बंद करते ही सड़क पे छोड़ देते हैं, आवारा घूमती है, और जो गौ सेवा करने में संकोच करते हैं, उनके लिए ये उदाहरण है जनप्रतिनिधि, ऐसे नेतृत्वकर्ता जो बता रहे हैं कि गौ सेवा के कितने फायदे, आत्मिक शांति, भौतिक उन्नति, इस जीवन का भी उद्धार और उस जीवन का भी। केवल गाय की पूंछ पकड़कर हमें बैतरणी पार नहीं करना है, इस जीवन में हमें आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाना है, यह भी गौ रक्षा के तहत हम सीख सकते हैं, गौ संवर्धन सीख सकते हैं। तमाम संतों की चिंता गौ रक्षा की है, और वो इसलिए कि हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर सके, अन्यथा हम क्या जवाब देंगे। आज यदि हमने गौ रक्षा करी तो उससे आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा, तमाम कृषि की रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, जितनी रक्षा है सब गौ रक्षा के इर्द गिर्द हैं। तो ऐसे ही नेतृत्वकर्ता राह बताते रहें और हम गौ रक्षा की तरफ बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, कल किसी और शख्सियत के साथ सार्थक संवाद करेंगे, तब तक लिए आज्ञा दीजिए। देवदत्त दुबे।